हेलो डियर स्टूडेंट, सो हम कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंडीशन ऑफ वीमेन इन फ्रांस एट द टाइम. सो डिड वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन? क्या आपको लगता है कि वीमेन ने भी वहाँ रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया होगा? सो बेटा ओपन द पेज नंबर 18 नंबर पे आ जाओ. सो नाउ पॉइंट नंबर 4, डिड वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन? क्या महिलाओं ने भी, औरतों ने भी रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया? उन्होंने भी अपना पार्ट प्ले किया रेवोल्यूशन में. सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वीमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट्स विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी इंपॉर्टेंट चेंज इन फ्रेंच सोसाइटी. तो क्या हुआ कि शुरुआती दिनों से ही जो औरतें थी वो कहीं ना कहीं एक्टिव पार्टनर रही हैं रेवोल्यूशन का. उन्होंने भी अपना रोल प्ले किया एंड विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी, जिससे कि जो फ्रांसीसी समाज था उसमें काफ़ी जो बदलाव हैं वो देखने को मिले. एंड दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वॉज प्रेशराइज द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर टू इम्प्रूव देयर लाइफ. अब उनको लगता था कि जो गवर्नमेंट है वो उनके लिए भी, उनकी कंडीशन को बेटर करने के लिए कुछ ना कुछ काम करेगी. एंड उन्होंने अपने मूवमेंट के ज़रिए, अपने आंदोलनों के ज़रिए सरकार पर दबाव बनाने का भी कोशिश किया. मोस्ट वीमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग. अब जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जब लड़ाइयाँ छिड़ जाते थे तो मेल पर्सन्स को लड़ाई के मोर्चों पर जाना पड़ता था. तो काम करने का, जो छोटे मोटे काम धंधे करके घर चलाने की जिम्मेदारी जो थी वो किस पर आ गई? वो वीमेन पर आ गई. सो दैट्स वाई मोस्ट वीमेन ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग. और यूजुअली भी उनको छोटे मोटे काम करते रहना पड़ता था क्योंकि फैमिली इनकम कम रहती थी. ठीक है. सो दे वर्कड एज सीमस्ट्रेसेस और लॉन्ड्रेसेस, यानी कि वो कपड़े वगैरह धोने का काम करते थे. एंड सोल्ड फ्लावर्स, फूल या फल सब्जियां बेचने का काम करते थे. सो सोल्ड फ्लावर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एट मार्केट एंड और वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट इन हाउस ऑफ प्रॉस्परस पीपल. या फिर वो जो ठीक ठाक घराने थे, रिच घराने थे, उनके घर में एज अ मेड काम किया करती थी, घरेलू नौकरों के तौर पे काम वो किया करते थे. सो मोस्ट वीमेन डिडंट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग. अब सारी औरतों के पास भी काम करने की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं थी, सबके पास भी एजुकेशन अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि आज की तरह स्कूल इतने आम नहीं हुआ करते थे. ठीक है. कुछ कॉन्वेंट स्कूल होते थे, यानी चर्च के साथ ही बने हुए कुछ स्कूल होते थे जहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी. ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्थियर मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट कॉन्वेंट. तो यानी जो नोबल्स के ही लड़कियां होती थी या रिच घरानों की लड़कियां होती थी, उन्हीं को ही कॉन्वेंट में पढ़ने तक का कहीं ना कहीं एक्सेस अवेलेबल था. सो आफ्टर विच देयर फैमिली अरेंज्ड मैरिज फॉर देम. बाद में उनकी जो थी शादी कर दी जाती थी. सो वर्किंग वीमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज. और जो वर्किंग वीमेन थी उनको बाहर भी काम करना पड़ता था, अपने घर का भी काम करना पड़ता था. सो दैट इज कुक, फेच वाटर, क्यू अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन. यानी उनको पानी लाना पड़ता था, ब्रेड के लिए लाइनों में लगना पड़ता था क्योंकि ब्रेड का बड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम था. ठीक है. कई देर लग जाती थी लेने के लिए लाइनों में लग कर. ठीक है. सो ब्रेड के लिए लाइनों में लगना पड़ता था. उनको अपने बच्चों की भी देख रेख करनी होती थी. देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन. अब उनकी जो इनकम थी वो मैन के कंपैरिजन में काफ़ी कम रहती थी. उनकी जो मजदूरी होती थी वो मैन के कंपैरिजन में काफ़ी कम रहती थी. और यूजुअली आप आजकल भी देखो, वीमेन की सैलरी यूजुअली मैन से कम रहती है. तो ये ट्रेंड चला रहा है उन्हीं दौर से. In order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspaper. So now women started their own working. उन्होंने भी अपने लेवल पे काम करना शुरू कर दिया. उन्होंने कुछ क्लब बनाने शुरू कर दिए, न्यूज़पेपर एडिट करना शुरू कर दिए ताकि वो भी अपने जो आवाज़ हैं वो उठा सकें. Okay, they can raise their issues, they can demand from government about their improvements. So about 60 women's club came up in different French सोसाइटीज़. ठीक है.
तो लगभग 60 से ज़्यादा वीमेन के जो क्लब थे वो अलग अलग शहरों में बन गए। कितने? 60 क्लब्स, 60 क्लब जो थे वो उस समय औरतों के बने। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। तो ये आप हाईलाइट कर लें, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, ये एक वीमेन का ग्रुप था जो कि जैसे जैकोबिन क्लब मेन क्लब था या फेमस क्लब था, इसी तरह वीमेन के लिए मेन क्लब कौन सा था? ठीक है, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। एंड द मेन डिमांड्स वाज दैट वीमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मेन। अब वीमेन का मेन डिमांड क्या था? भाई जो राइट्स, जो अधिकार मेन को मिले हैं वही वीमेन को भी मिलने चाहिए। भाई ऑल आर इक्वल, सब बराबर हैं। ठीक है, नेचर ने सबको एक जैसे फ्रेम में बनाया, तो कहीं ना कहीं राइट्स भी एक जैसे फ्रेम के होने चाहिए। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizen। अब आपको पता है कि हमने पहले इसके बारे में डिस्कशन किया था, जब 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, देन एज यू नो वीमेन, आपको मैंने यहाँ पैसिव सिटीजन्स के बारे में बताया था। तो पैसिव सिटीजन कौन थे? वीमेन, चिल्ड्रन एंड men below the age of 25, 25 साल से कम के पुरुष, सभी महिलाएं और बच्चे, ये सब क्या थे? पैसिव सिटीजन थे, यानी कि निष्क्रिय नागरिक थे जो कि वोटिंग में राइट नहीं ले सकते थे। सो दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। उन्होंने राइट टू वोट का डिमांड किया, इलेक्शन में पार्ट लेने का डिमांड किया ताकि वो भी पावर में आ सकें। ठीक है, ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव इन द न्यू गवर्नमेंट। तो उनको लगा भी अब नहीं तो चलो नई गवर्नमेंट जो है वो उनके डिमांड्स को कंसिडर में लेगी। इन द अर्ली ईयर्स द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प्ड इम्प्रूव द लाइफ ऑफ वीमेन। तो नए पहले बाद की जो नई सरकारें बनी, जैसे कि जैकोबिन क्लब की सरकार बनी, तो बाद की कुछ सरकारों ने वीमेन के लिए कुछ काम करना शुरू किया। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। तो बाद में जो नया स्कूलिंग सिस्टम डेवलप हुआ था, इन दैट स्कूलिंग सिस्टम नाउ इट वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। सभी लड़कियों के लिए स्कूल आना जो है वो कंपलसरी हो गया, तो उनको एजुकेशन मिलने लगी। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल, और किसी की भी शादी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे या उनकी इच्छा के बिना नहीं कर सकते थे, या जहाँ वो नहीं चाहते वहाँ पे नहीं कर सकते थे। मैरिजेज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। और मैरिज जो थी वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन गई। ठीक है, यानी कि उसको अपनी मर्जी से शादी करने के बाद वो उसको सिविल लॉ के अंडर जो है रजिस्टर्ड कराए। एंड डाइवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ मेन एंड वुमेन। और तलाक जो था वो कानूनी हो गया और उसको मेन एंड वुमेन दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता था। Women could now train for jobs, could become artist or run small business। तो अब महिलाओं के अधिकार बढ़ गए थे, वो दुकान चला सकते थे, आर्टिस्ट बन सकते थे, ठीक है, एजुकेशन ले सकते थे, ट्रेनिंग ले सकते थे, जॉब पा सकते थे। सो वीमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट हाउएवर कंटिन्यूड। पर अब तक उनको राइट टू वोट नहीं मिला था। ठीक है, सो दैट्स वाई द वर्किंग टुवर्ड्स देयर राइट टू वोट वाज कंटिन्यूड। तो वो जो अधिकार पाने की उनकी लड़ाई थी वो अभी चल ही रही थी। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इशूज लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वीमेन क्लब एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटी। पर जैकोबिन क्लब के टाइम कुछ ज़्यादा ही सख्ती हमने देखने को मिली थी। सो एट दैट टाइम मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वाज रूलिंग। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर रूल कर रहा था और आपको पता उसने बहुत ही हार्ड मेजर लगा दिए थे, हार्ड
उसने जितने भी विमेन के क्लब्स थे वो सब बंद कर दिए, उनका पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो था वो बंद कर दिया, वो अब किसी तरह की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते थे। मैनी प्रोमिनेंट वीमेन वर अरेस्टेड एंड ए नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड, बहुत सारी औरतों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको फांसी की सजाएं दे दी गई थी। सो वीमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर इन मैनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में 200 सालों तक अलग अलग देशों में औरतों ने अपने राइट टू वोट के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। अब तक किसी भी कंट्री ने राइट टू वोट वीमेन को नहीं दिया था। So the fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th century। तो 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में एक इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट, इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट यानी अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन जो चला, तो उसमें बहुत सी महिलाओं ने अपने अपने देशों में एक लंबी लड़ाई लड़ी। The example of political activity of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory। ठीक है, तो वो जो एक दौर था, जो उनके संघर्ष के दिन हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अपने मेमोरी के तौर पे रखा। इट वॉज फाइनली इन 1946, तो एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद फाइनली 1946 में विमेन को राइट टू वोट दे दिया गया। ठीक है, तो आप देखो 1789 से रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद और भी बहुत सारे देशों में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, और जंग कब पूरी हुई आकर 1946 में, जब विमेन को फ्रांस ने राइट टू वोट दिया। ठीक है, सो ये थी विमेन की कहानी। ठीक है, अब आप उसके बाद आ जाओ पॉइंट नंबर 5, द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी दास प्रथा, गुलामी का खात्मा। अच्छा बेटा, यहाँ से जो अभी हमने पॉइंट किया है वीमेन वाला, इसमें से भी एक दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मेनली जो क्वेश्चन है वो उनके रेवोल्यूशंस का ही है। ठीक है भाई, उन्होंने हाउ दे स्ट्रगल टुवर्ड्स देयर राइट टू वोट, उन्होंने अपने राइट टू वोट पाने के लिए जो लंबी लड़ाई लड़ी, किस प्रकार उसको लड़ी है। ठीक है, सो द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। अब हम आते हैं बात, अब चलो महिलाओं ने तो आज़ादी पा ली है, महिलाओं को राइट टू वोट भी मिल गया, अब बात आती है दासों की, गुलामों की। So next point, page number 21, the abolition of slavery. One of the most revolutionary social reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. जैकोबिन पीरियड में रोबेस्पियर के टाइम पे भी दासों के रिगार्डिंग चर्चाएं हुई। ठीक है, उनको अधिकार देने की बात की गई। द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, मार्टिनिक and Guadeloupe, Saint Domingo were important suppliers of commodities such as tobacco, coffee, tea, sugar cane। ठीक है, कुछ कैरेबियन कंट्रीज़ हैं। कैरेबियन कंट्रीज़ बेटा किनको बोलते हैं? जो नॉर्थ अमेरिका है, देखो यहाँ पर, और ये है साउथ अमेरिका, तो बीच में यहाँ छोटे छोटे से कुछ द्वीपीय देश हैं। ठीक है, इस नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो ओशियन है उसको कहा जाता है कैरेबियन सी। ठीक है, कैरेबियन सागर। तो इसमें जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ हैं इनको कहा जाता है कैरेबियन कंट्री। ठीक है, जैसे कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जमैका, सैन डोमिंगो, बारबाडोस। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ यहाँ पर हैं, इनको कैरेबियन कंट्रीज़ कहते हैं। जो क्रिकेट टीम है ना वेस्ट इंडीज़, तो वेस्ट इंडीज़ इन्हीं कंट्रीज़ के खिलाड़ियों से मिलकर बनती है। वेस्ट इंडीज़ नाम का कोई देश नहीं है। सो इन एरियाज़ पे बहुत जो ये आइलैंड ग्रुप्स थे, इन पर या तो बहुत सारे यूरोपियन पावर्स का कब्जा था, चाहे वो आप देखो यहाँ पर ये है ग्रीनलैंड, और यहाँ पर आता है यूरोप, और इसके बाद
यहाँ पर हम ले लेंगे, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, ये है अफ्रीका, ये है यूरोप, ठीक है, ये थोड़ा सा क्लोज। अब यूरोप में यहाँ ये वाला जो कंट्री है ये फ्रांस है, और ये इंग्लैंड है, पोर्चुगल, स्पेन, यहाँ जर्मनी, इटली। तो इन कंट्रीज़ ने काफ़ी अफ्रीका के इलाके और अमेरिका के इलाकों को कब्जे में किया हुआ था। तो क्या होता था कि फ्रांस से अफ्रीका जाते थे, यहाँ से गुलामों को पकड़कर ले जाया जाता था अमेरिकन कॉन्टिनेंट, जो कि कुछ हिस्से फ्रांस के कब्जे में थे। वहाँ से कॉफ़ी, शुगर केन यानी कि गन्ना, चीनी, कॉफ़ी, चाय, ठीक है, वो फ्रांस में सप्लाई की जाती थी। But the reluctance of European to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on plantation. अब यूरोप ने यानी फ्रांसीसियों ने, इटालियंस ने एंड स्पेन, इंग्लैंड के लोगों ने यहाँ कब्जे तो कर लिए थे, बट प्रॉब्लम ये थी कि इन इलाकों में यूरोपियन आना नहीं चाहते थे। ठीक है, वो एक नए इलाकों में या ऐसे इलाकों में आना नहीं चाहते थे। इसका सीधा सीधा सा मतलब है, अगर यहाँ पे लोग नहीं आएंगे तो जगह खाली रहेंगे, प्लांटेशन में प्रॉब्लम आएगी, लेबर की कमी पड़ेगी, मजदूरों की तो ज़रूरत चाहिए चाहिए। सो दिस वॉज मेट बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो ये जो कमी पूरी की गई एक स्लेव ट्रायंगल से, यानी कि क्या होता था, यूरोप से आते थे अफ्रीका, अफ्रीका से गुलाम खरीद कर ले जाए जाते थे अमेरिका, और उनसे कहाँ जाया जाता, प्रोडक्ट कहाँ जाता था, यूरोप। तो ये क्या बनता था, एक ट्रायंगल, इसको कहा जाता था स्लेव ट्रायंगल। ठीक है, दासों का एक त्रिकोणीय व्यापार। सो द स्लेव ट्रेड बिगेन इन 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में ये स्लेव ट्रायंगल शुरू हुआ। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बोर्डोक्स एंड नांटेज टू अफ्रीकन कोर्ट्स। तो यहाँ पे बोर्डेक्स और नांटेज बंदरगाह से कहाँ जाया जाता, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो चीफ्टेन्स होते थे, सरदार होते थे, कुछ पावरफुल लोग थे, वो लोगों को पकड़कर बेचते थे। तो यहाँ से ये यूरोपियन व्यापारी अफ्रीका से गुलाम खरीदते, उन्हें जहाज़ों में भर भर के ले जाया जाता था यहाँ कैरेबियन कंट्री में। वहाँ पर प्लांटेशन ऑनर्स जो होते थे, यानी खेत मालिक, वो भी यूरोपियन ही होते थे, उनको बेच दिया जाता, उनसे प्रोडक्शन कराई जाती और वो सामान यूरोप में बेचा जाता था। So the slave trade began in 17th century. French merchants sailed from the ports of Bordeaux and or Nantes to the African coast, where they bought slave from local chieftains. ठीक है, यहाँ के कुछ सरदारों से वो खरीदते थे गुलाम। So branded and checkered, this slave was packed tightly into ships for the 3-month-long voyage across the Atlantic to कैरेबियन। तो यहाँ से गुलामों को पकड़ने के बाद उनको बेड़ियाँ लगाकर और जहाज़ों में ठूस ठूस कर भर दिया जाता, और फिर 3 महीने की लंबी यात्रा के बाद उनको कहाँ ले जाया जाता था, कैरेबियन कंट्रीज़ में। So there they were sold to plantation owner. The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European market for sugar, coffee and indigo. तो यहाँ से उन गुलामों से काम कराया जाता था। ठीक है, बड़ी बुरी कंडीशन में उनसे काम कराया जाता था, जानवरों की तरह काम कराते थे, और यहाँ यूरोप में शुगर, कॉफ़ी, टी या और जो चीज़ें उनको चाहिए उनकी डिमांड पूरी करवाई जाती थी। Port cities like Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. तो बोर्डेक्स और नांटेस जो बंदरगाह थी, उनका तो मेन सारा जो प्रॉपर धन था या उनकी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, संपन्नता थी, वो आई स्लेव ट्रेड से रही थी, गुलामों के व्यापार से रही थी। तो ऐसी कंडीशन में स्लेव ट्रेड को रोकना एक बड़ा ही मुश्किल काम था।
थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वॉज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। तो 18th सेंचुरी में स्लेव ट्रेड के रिगार्डिंग थोड़ा एक क्रिटिकल सा एनवायरनमेंट बना, लोगों ने उसका निंदा करना शुरू किया, भाई ये गलत है, ठीक नहीं है किसी व्यक्ति को ऐसे पकड़कर जानवरों की तरह काम कराना। द नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट्स about whether the right of man should be extended to all French subjects including those in the colonies। तो जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी, जैकोबिन क्लब गवर्नमेंट, उसने इस बात पर बड़ा लंबा डिबेट किया कि हमें जो राइट ऑफ मैन, यानी जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना के सबको बराबरी का अधिकार दिया है, वो बस फ्रांस के लोगों को ही दें या जो कॉलोनीज फ्रांस के कब्जे में हैं वहाँ के लोगों को भी दें। So, but it didn't pass any law, fearing opposition from businessmen whose income depended on slave trade। बट उन्होंने कोई कानून पास नहीं किया, किस डर से कि कहीं जो बड़े बिजनेसमैन जिनका ज़्यादा इनकम ही स्लेव ट्रेड से है, दासों के खरीद बेच से है, कहीं वो नाराज़ ना हो जाएं। इस चक्कर में जैकोबिन गवर्नमेंट ने इस बारे में कोई कानून पास नहीं किया। So it was finally the convention which in 1794 legislated to free all slave in French overseas possession। तो फाइनली जब 1794 में कन्वेंशन बना, ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कन्वेंशन क्या है, ठीक है। सो व्हेन कन्वेंशन वाज मेड देन इन 1794 दे फ्री ऑल द स्लेव्स, उन्होंने सारे जो गुलाम थे उनको आज़ाद कर दिया। दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर, हालांकि ये कोई लंबा डिसीजन नहीं था। लगभग 10 सालों के बाद ही व्हेन नेपोलियन क्राउन हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ फ्रांस, नेपोलियन ने जब फ्रांस की गद्दी संभाली तो 10 साल बाद ही उस रूल को वापस ले लिया और नेपोलियन ने गुलामों की खरीद बेच दोबारा फिर से शुरू कर दी। ओके, सो नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी, तो नेपोलियन ने दोबारा फिर से गुलामी को शुरू कर दिया। सो प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज इन परस्यूट टू देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, अब दोबारा फिर से जो लोग थे उनको अफ्रीकन निग्रोज, यानी कि जो अफ्रीका के निग्रो लोग थे, ठीक है, काले लोग थे, उनको पकड़कर गुलाम बनाने का अधिकार उनको फिर से मिल गया। तो उन्होंने फिर से वही स्लेव ट्रेड शुरू हुआ। बट फाइनली स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। बट फाइनली सन 1848 में फ्रांस की सरकार ने पूरे फ्रांस और फ्रांस के इलाकों में स्लेवरी को ख़त्म कर दिया। ठीक है, सो हियर वी हैव डिस्कस 2 टॉपिक्स, एक वीमेन के रिगार्डिंग और दूसरा हमने किया स्लेव ट्रेड के रिगार्डिंग। यानी तो यहाँ से ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक स्लेवरी, ठीक है, एक नंबर में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइक व्हेन वो स्लेवरी वॉज एबॉलिश्ड इन फ्रांस, फ्रांस में गुलामी कब ख़त्म की गई, तो सन 1848 में। एक 3 नंबर में क्वेश्चन आता है गिव डिटेल अबाउट स्लेव ट्रायंगल, ठीक है, स्लेव ट्रेड ट्रायंगल, यानी दासों का त्रिकोणीय व्यापार क्या था उसके बारे में चर्चा करें, महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा करें। ठीक है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो वो बेटा आपको यहाँ से करने हैं। ओके, थैंक यू।